हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो में हम देखने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। अगर वैसे देखा जाए तो आरबीआई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर 100+ से ज़्यादा जॉब प्रोफाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज ये बात शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने आरबीआई में काम किया है 3 साल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अभी आरबीआई में काम कर रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स आरबीआई में काम कर रहे हैं। तो जितना मुझसे पॉसिबल हुआ है उतना इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर करने का ट्राई किया है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो YouTube में आपको पता है 3 टाइप के वीडियो होते हैं। एक होता है प्योर रिकॉर्डेड वीडियो, दूसरा होता है एक है लाइव वीडियो, और एक होता है प्रीमियर। तो प्रीमियर में क्या है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया जाता है, और जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं वहाँ पर कमेंट में आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ। तो प्रीमियर में क्या होता है, हमें जो दोनों फीचर है जैसे रिकॉर्डेड फीचर एंड लाइव फीचर, ये दोनों के हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि लाइव लेक्चर में अगर मैं लाइव हूँ तो फिर वहाँ पर क्या होगा, मेरा जो ध्यान है वो पूरा वीडियो एक्सप्लेन करने में जाएगा, वहाँ पर मैं आपके लाइव क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम प्रीमियर करेंगे। प्रीमियर में क्या होगा, ये वीडियो चलता रहेगा ऊपर और कमेंट बॉक्स में मैं लाइव प्रेजेंट रहूँगा, जहाँ पर मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ। और ये वीडियो अगर आप बाद में भी देख रहे हो, मान लो आप दूसरे दिन देख रहे हो या तीसरे दिन देख रहे हो, तभी भी मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे पाऊँगा। तो आरबीआई में जो ग्रेड बी का लेवल है, जैसे आप देखो ये ऑफिसर इन ग्रेड बी, ये ग्रेड बी है, ये ग्रेड बी है। तो आज हम ये जनरलिस्ट जो ऑफिसर है उसका जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं। ये जो होता है ये होता है स्पेशल इकोनॉमिस्ट, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। और ये जो होता है ये होता है स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इस पोस्ट के लिए होगा। तो आप में से कुछ लोगों ने ये साल का एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ लोग अगले साल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये क्या है, ये सब लोगों के लिए, यानी कि एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन जो जर्नलिस्ट का है। यहाँ पर सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो स्पेसिफिक वीडियो होगा वो हमारा जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए होगा। तो ये है आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये असिस्टेंट मैनेजर ये है, दिस इज़ ग्रेड ए, फिर है बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ। तो जो सीनियर एफ ग्रेड ऑफिसर यानी कि सीनियर सीजीएम होते हैं उनको प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर कहते हैं। तो ये भी जो है ग्रेड एफ में ही है। उसके बाद होता है ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद होता है डिप्टी गवर्नर, एंड आपको पता है गवर्नर जो है वो सबसे टॉप लेवल का पोस्ट है। और उसके बाद होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो आरबीआई का पूरा जो कंट्रोल करता है फंक्शनिंग है, ठीक है। वो डे टू डे ऑपरेशन में उनका इंटरफेरेंस नहीं रहता है, लेकिन उसको एक हम कहते हैं ना कि ब्रॉड आउटलाइन है कैसे फंक्शनिंग करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इशू है। हर महीने में एक बार मीटिंग होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वहाँ पर ये सारे इशू जो है इम्पोर्टेंट डिस्कस किए जाते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि आरबीआई कौन कौन से पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट करता है। एक तो करता है ये मैनेजर के लिए, इसको हम कहते हैं ग्रेड बी, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्रेड ए के लिए भी आता है, जैसे मान लो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होता है या फिर लीगल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद सबसे बॉटम लेवल पे होता है ओ ए, यानी कि ऑफिस अटेंडेंट होता है, एंड इसके ऊपर एक होता है आप इसको कहो असिस्टेंट, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट। तो आरबीआई में जो जनरलिस्ट जॉब है उसके लिए मेजर 3 रिक्रूटमेंट होते हैं। एक है आरबीआई ग्रेड बी का, उसके बाद एक है असिस्टेंट का, और एक है ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है। तो ये जो मास लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है। और बाकी जो पोस्ट है जैसे लीगल है या सिक्योरिटी ऑफिसर्स है या कुछ सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उनके लिए भी होता है, लेकिन उनके लिए इतना रेगुलर टाइप का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। ये जो 3 पोजीशन है इसके लिए रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आरबीआई में जो ग्रेड बी ऑफिसर है जिसको मैनेजर कहते हैं उसका क्या प्रोफाइल होता है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो ये है मेरा प्रोफाइल। मेरा नाम है सुशील रगड़े एंड मैंने इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस किया है। देन मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया था मैनेजमेंट में। तो मैंने नेट का एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी में भी क्लियर किया था। मैंने सेट एग्ज़ाम मैनेजमेंट में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्लियर किया है। और मैंने 3 साल काम किया है आरबीआई में एज अ मैनेजर। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2010 में आरबीआई ग्रेड बी
ऑफिसर पोस्ट के लिए। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नाबार्ड है, एसबीआई स्केल 2 में है, एसबीआई पीओ, एसबीएच पीओ, पहले आपको पता है एसबीएच यानी कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद होती थी, वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उस टाइम 8 से 10 बैंक में सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि वहाँ पर एवरी बैंक का अलग अलग रिक्रूटमेंट होता था। आज के जैसा आईबीपीएस वहाँ पर नहीं था। और मैंने एसएससी के थ्रू मुझे सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर पोस्ट का भी जॉब मुझे मिला था। ये एक मैंने वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये मैंने मेरा जो चैनल है टारगेट आरबीआई, उस पर मैंने ये वीडियो अपलोड किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इसको, तो आप जाके ये वीडियो को देख सकते हैं। देखो अब हम आते हैं एकदम बेसिक लेवल पे। बेसिक यानी कि लोग मुझे पूछते हैं सर आरबीआई का ऑफिस टाइमिंग क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में कर रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी क्यूरियोसिटी होती कि आरबीआई का जो ऑफिस टाइमिंग क्या है। तो आरबीआई का मैक्सिमम मतलब जनरल ये ऑफिस टाइमिंग ये है, कभी कभी क्या है अलग अलग एरिया में कुछ आधे 30 मिनट्स आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जनरल टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। तो रेयरली कभी ऐसा होता होगा कि आपको 6 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है, ठीक है। और एवरी सैटरडे संडे यहाँ पर छुट्टी होती है। और अभी ये इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा फीचर अवेलेबल है आपको, यानी कि आपको एवरी सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो अल्टरनेट, यानी कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी है एंड फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन आरबीआई में क्या है, आरबीआई में एवरी सैटरडे संडे ऑफ होता है। और आरबीआई में क्या है, जो हम बोलते हैं ना कि आपको लीव लेना है या छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम कभी होता नहीं, क्योंकि आरबीआई का जो जॉब है हम कहेंगे उसको कि वो अर्जेंट टाइप का या अर्जेंसी नेचर का नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो आप बैंक में हो, आप ऑफिसर हो या क्लर्क हो, ब्रांच मैनेजर हो, वहाँ पर अगर आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो आप छुट्टी पे जनरली नहीं जा सकते, क्योंकि वो इसेंशियल सर्विस है और वहाँ पर आपको डेली प्रेजेंट रहना होता है। आरबीआई में क्या होता है कि आपको जनरली पब्लिक से डीलिंग करनी नहीं होती है, इसलिए मतलब आपको अगर आप सुबह भी फ़ोन करके बताया आपने आपके बॉस को कि सर मैं आज नहीं आने वाला हूँ, तो भी आप वहाँ पर छुट्टी ले सकते। तो आरबीआई में हम कहते हैं ना कि जो हम वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी यहाँ पर रिलैक्स टाइप का है। आपको 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करना है, और कभी अर्जेंसी है तो आपको तो 99% केसेस में आपको छुट्टी जो मिली जाती। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था 3 साल में, मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि मुझे कभी छुट्टी मिले नहीं। तो आपका कोई अगर फ्रेंड है तो आप उनसे भी ये इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये है सारे आरबीआई के डिपार्टमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पेशलाइज रिक्रूटमेंट होता है वो होता है, ये देखो ये है आपका डीपीआर डिपार्टमेंट, उसके बाद ये है डीएसआईएम है जो स्टैटिस्टिक्स वालों को होता है, ये है लीगल डिपार्टमेंट यानी कि लॉ ऑफिसर्स का होता है, ये है आपका राजभाषा डिपार्टमेंट। और बाकी जो सारे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर जो जर्नलिस्ट पोस्ट से लोग रिक्रूट करते हैं, जैसे असिस्टेंट हो या आपके ग्रेड बी हो, वो आपका जो अपॉइंटमेंट है किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पर हो सकता है। और अगर आपको एवरी डिपार्टमेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना है कि वहाँ पर किस टाइप का काम होता है, तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर आपको जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हर डिपार्टमेंट का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आरबीआई में अगर आप जॉब कर रहे हो, मान लो आपका टोटल टेन्योर होता है 30 ईयर्स का, तो वहाँ पर आपको 4 या 5 या मैक्सिमम 6 डिपार्टमेंट में काम करने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आरबीआई में ऐसे चांस किसी को नहीं मिलता कि वो सारे डिपार्टमेंट देख ले, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए आरबीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अगर आप पूछेंगे तो लिमिटेड डिपार्टमेंट का ही इन्फॉर्मेशन उनको होता है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट नेचर का जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है। तो मैं यहाँ पर क्या शेयर करने वाला हूँ आज आपसे कि जो मैंने काम किया था अर्बन बैंक डिपार्टमेंट में, अभी उसको रेगुलेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, और कुछ इशू डिपार्टमेंट है, और बाकी एक आईडीएमडी है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेरा पोस्टिंग आरबीआई में अहमदाबाद में था और वहाँ पर मैंने अर्बन बैंक डिपार्टमेंट में काम किया था। तो अभी इसको ब्रॉड लेवल पे रेगुलेशन डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन होता है, एक आप उसको कहेंगे कि एक रेगुलेशन है एंड एक सुपरविज़न है, ठीक है। तो ये मेरा जो काम था वो सुपरविज़न का था। सुपरविज़न मतलब मुझे एक्चुअली वहाँ पर बैंक में जाके वहाँ पर सारा काम मुझे करना पड़ता था। बैंक मतलब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होती है उस बैंक्स में मुझे जाना पड़ता था, और वहाँ पर जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ता था।
जैसे अभी मैंने आपको कहा कि दो टाइप्स के मेजर काम होते हैं बैंक से रिलेटेड, एक होता है रेगुलेशन और एक होता है सुपरविजन। तो इसमें डिफरेंस ये है कि रेगुलेशन में क्या है कि यहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रूल्स बनाए जाते हैं कि बैंकों ने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमें सुपरविजन मतलब हमें चेक करना होता है कि वेदर बैंक्स आर फॉलोइंग दोज रूल्स और नॉट, ठीक है। तो आरबीआई में भी क्या किया है, ब्रॉड लेवल पे एक रेगुलेशन नाम का डिपार्टमेंट बना लिया है और एक सुपरविजन नाम का डिपार्टमेंट बना लिया। पहले कैसे होता था, कमर्शियल बैंक का सुपरविजन का डिपार्टमेंट अलग था, उसके बाद अर्बन बैंक्स का डिपार्टमेंट का सुपरविजन अलग होता था। अभी क्या किया, उसको क्लब करके एक ही उसको रेगुलेशन या सुपरविजन डिपार्टमेंट कहते थे। तो अभी मेरा देखो प्रोफाइल क्या होता था, मैं आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मेरा प्रोफाइल। और जनरली अगर आप देखेंगे ना आरबीआई में जो काम होता है वो किस टाइप का काम होता है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर है ये जो डिपार्टमेंट है सुपरविजन रिलेटेड, वहाँ पे दो टाइप का काम होता है। एक आप उसको कहो ऑफिस लेवल का, ठीक है, यानी कि आप वहाँ पर ऑफिस में बैठेंगे, और एक है यहाँ पर आप फील्ड पे जाओगे। तो मैंने दोनों, मतलब अगर आपको इस डिपार्टमेंट रेगुलेशन या सुपरविजन डिपार्टमेंट अगर मिलता है आपको, तो मान लो आपको 40% टाइम ऑफिस में काम करना पड़ेगा एंड 60% टाइम आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो फील्ड पे जाना मतलब क्या है, एक्चुअली मुझे वहाँ पर बैंक में जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लीजिए, मैं सारे बैंक्स का नाम नहीं ले सकता, मैंने कहाँ पर इंस्पेक्शन किया है। जैसे मान लो कोऑपरेटिव बैंक अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव बैंक है वो है महाराष्ट्र की सारस्वत बैंक, ठीक है। तो सारस्वत बैंक जो है, अगर मान लो मुझे उसका इंस्पेक्शन करना है तो मुझे उसका हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस इसका है मुंबई में, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और उनका सारा मैं जो जो उनका आप कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रिपोर्ट होता है, उसमें क्या क्या लिखा है ये सारा मुझे चेक करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वहाँ पर मैं ब्रॉड लेवल पे, ये क्या हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में मैं सारा उसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ है वो देख लूँगा, उनके अकाउंट्स कैसे है, सबसे बड़े अकाउंट कौन से है। तो फिर वहाँ से मैं फिर हेड ऑफिस से फिर मैं ब्रांचेस में जाऊँगा। जैसे मान लो किसी एक XYZ ब्रांच में गया, जैसे मान लो कि एक सारस्वत बैंक की पुणे में ब्रांच है, ठीक है। तो ये सारा सरप्राइज टाइप का होता है ना, यहाँ पर मतलब आपको पता नहीं है कि आप कौन से बैंक का इंस्पेक्शन कब करने वाला हो, ये बहुत कम लोगों को पता हो। जैसे आपको जाना है तो आपको पता होगा और आपके जो बॉसेस हैं उनको पता होगा। तो ये क्या कहते हैं हम इसको, ये सडन एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो जनरली क्या है, कभी अगर आपको ब्रांच में इंस्पेक्शन करना है तो वहाँ पर आपको सुबह सुबह कभी 7 बजे या 8 बजे ब्रांच ओपन होने से पहले जाना पड़ता है। ब्रांच ओपन होने से पहले क्यों, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया बैंक के कि आप वहाँ पे आने वाले हो, तो अगर कुछ उन्होंने वहाँ पर रेगुलर मेंटेन नहीं किया है तो वहाँ पर वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इसीलिए हम क्या करते थे, ब्रांच ओपन होने के पहले वहाँ पे जाते थे। तो सबसे पहला जो काम हमारा होता था बैंक में जाने के बाद, कि हम वहाँ पर कैश चेक करें। आपको पता है जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनको पता है कि कैश का कितना इम्पोर्टेंस है। तो क्या है, आप वहाँ पे जाओगे, ब्रांच मैनेजर को बुलाओगे और उनको बोलेंगे कि आप मुझे आपका कल का क्लोजिंग बताओ। जैसे मान लो अगर कल का क्लोजिंग है 1,15,95,010 रुपीज़, ठीक है, मान लो इतना उनका क्लोजिंग है, कहाँ पर, रजिस्टर पर या उनके बुक्स में। तो फिर मैं कहूँगा कि चलो हम अभी चेक करते हैं कि वेदर यू रियली हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये एक्चुअली मैं टैली करूँगा कि 1,15,95,010 रुपये, ये 10 रुपये भी वहाँ पर मिलने चाहिए। अगर 100 रुपीज़ भी शॉर्ट आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर मतलब शो कॉज नोटिस हो सकता है कि जो इंचार्ज है कैश डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको पता है ये पैसा किसका है, ये पैसा पब्लिक का है, ठीक है। तो इसलिए कोई इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ये पैसे कुछ अलग पर्पस के लिए किसी ने यूज़ करना नहीं चाहिए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कैश का। तो ये पहले कैश का काम चेक कर लिया। उसके बाद दूसरा काम है जो सिक्योरिटीज़ होती है। सिक्योरिटीज़ यानी कि आप मान लो कि डीडी है, उसके बाद चेक्स है या अदर काफ़ी सारे एफडी के एफडीआर जो होता है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, उसके जितने सारे हम कहते हैं ना फ्रेश डॉक्यूमेंट जो इशू नहीं किए हैं, ब्लैंक होते हैं, वो आपको चेक करना होता है कि वो बराबर रखे क्या नहीं रखे। उसके बाद आप 3 नंबर पे देखोगे लॉकर, ठीक है, लॉकर, क्योंकि लॉकर में क्या है, किसका पैसा है या किसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स वहाँ पे रखा है, ये पब्लिक का है, ठीक है, जो बैंक के कस्टमर से उनका है। तो ये सारा देखना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं उनका जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ पे जाके मैं उनका
जो अकाउंट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। अकाउंट्स यानी कि मान लो एक ब्रांच है, ये जो मैं आप बता रहा हूँ पुणे की जैसे मान लो ब्रांच है, तो यहाँ पर मैं देखूँगा मान लो यहाँ पर 10,000 अकाउंट्स है, तो मैं यहाँ पर ये पूरा एक्सेल शीट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ के इनके टॉप जो 50 अकाउंट्स है उसका पूरा चेक करूँगा मैं कि इन्होंने बराबर डॉक्यूमेंट्स लिए है क्या, सिक्योरिटीज़ ली है क्या, हम बोलते हैं ना उसको, कोलेट्रल बराबर रूल्स के हिसाब से है। उसके बाद उसका जो हम कहते हैं ईएमआई जो बराबर पे हो रहा है क्या, उसको एनपीए करेक्ट क्लासीफाई किया है कि, ये सारा हमें वहाँ पर करना पड़ता है। तो ये टॉप 50 तो देखते हैं और बाकी भी रैंडम बेसिस पे हम अलग अलग जगह से देख लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो बैंक का जो बैलेंस शीट होता है, ठीक है, बैंक का जो बैलेंस शीट है एसेट एंड लायबिलिटी का, ये तो एक सीए बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो, उसको हम कहते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट वो बना के देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आरबीआई ऑफिसर, उनका खुद का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अलग बैंक की बैलेंस शीट बनाते हैं हम। जैसे मान लो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद पूरा एनपीए क्लासीफाई करेंगे उनका, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा एसएलआर है, ठीक है, एसएलआर है वो बराबर मेंटेन किया है कि नहीं किया है। अगर कोई बड़ा बैंक है तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में वहाँ पर वो ट्रेडिंग करता है, हाँ, ट्रेडिंग यानी कि बाइंग एंड सेलिंग होता है वहाँ पर, तो वो बराबर हो रहा है क्या, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे हैं क्या, तो ये सारा यहाँ पर चेक करना होता है। और ये एक्सरसाइज चलता है नियर अबाउट, कभी कभी 10 दिन भी लगते हैं एंड कभी कभी 30 डेज़ भी लगते हैं। अगर बड़ा ब्रांच है, बड़ा बैंक है, तो वहाँ पर 30 दिन भी लग सकते हैं। और यहाँ पर कभी कभी बहुत छोटा बैंक है तो एक ऑफिसर भी जाता है, और कभी कभी अगर बहुत बड़ा बैंक है तो 4 ऑफिसर भी जाते हैं। जैसे मुझे याद है हम एक बैंक में गए थे तो वहाँ पर डीजीएम थे, एजीएम थे, मैं मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर, इस हम 4 ऑफिसर्स वहाँ पर गए थे। तो ये मेरे डिपार्टमेंट का मैंने आपको डिटेल में बताया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर आरबीआई में इस डिपार्टमेंट में काम किया है। तो और ये हुआ फील्ड का। तो ऑफिस में क्या होता है ना, जनरली ऑफिस में अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको जनरली करस्पॉन्डेंस करना होता है। तो आरबीआई में अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, अगर जनरल नेचर अगर मैं कहूँगा आपको, तो आपको क्या करना है, जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो लेटर्स है, लेटर्स आपको आते हैं आरबीआई को, कहाँ से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, उसके बाद बैंक की तरफ से आते हैं या पब्लिक के तरफ से आते हैं, तो आपको उसको रिप्लाई करना होता है। तो डायरेक्टली रिप्लाई नहीं होता है, उसको कहते हैं ऑफिस नोट। आप सबको पता होगा, जो गवर्नमेंट में काम करे उनको पता है, एक ऑफिस नोट होता है। ऑफिस नोट मतलब क्या है, वो लेटर आएगा तो आप उसका एक ऑफिस नोट बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे कि ऐसा एक लेटर आया है, उन्होंने ये बात कही है, उसके बाद इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सर्कुलर्स क्या क्या है आरबीआई के, गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हमारे जो बॉस होते हैं उनको वो हम ऑफिस जो नोट है वो सबमिट करेंगे। वहाँ पे हमें ये भी लिखना होता है कि हमें एक्शन क्या लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बैंक है, ठीक है, उसको एक ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है, उसको ब्रांच ओपन करनी है, तो वो लेटर भेजता है आरबीआई को कि हमें ब्रांच ओपन करनी। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो सर्कुलर देखना है। उस सर्कुलर में टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है कि आपका पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, अलग अलग पैरामीटर्स है। अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो फिर हम जो ऑफिस नोट लिखेंगे उसमें हम प्रपोज करेंगे कि येस वी कैन गिव द परमिशन टू द बैंक टू ओपन द न्यू ब्रांच। तो फिर अगर मान लो आप ग्रेड बी ऑफिसर हो तो आप ये जो ऑफिस नोट जाएगा आपके एजीएम को, उसके बाद आपके डीजीएम को, कभी कभी इंपॉर्टेंस के हिसाब से जीएम को भी जा सकता है। वो आरबीआई में लिखा होता है कि कौन से टाइप का अप्रूवल, कौन से टाइप का जो ऑफिसर है वो देता है। कभी कभी डीजीएम अप्रूवल देता है, कभी कभी जीएम है, कभी कभी सीजीएम है। तो इस टाइप का जो काम है वो वहाँ पर आपको करना होता है। और जनरली आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, दिस इज़ द मेजर वर्क यू हैव टू डू। अगर आपको नेचर जानना है तो इसीलिए आरबीआई में ये जो इंग्लिश का पेपर है वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर आपको मोस्टली आपको वहाँ पर 50% काम ये है कि आपको करस्पॉन्डेंस करना है। ये सारे जो स्टेक होल्डर्स है आरबीआई से इन्वॉल्व है उनको ये सारा करना होता है। और बैंक में ये भी एक बात अब मैं यहाँ पे भूल गया कि केवाईसी जो है, ठीक है, नो योर कस्टमर, इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है। अगर कोई अकाउंट्स मुझे मिले कि इसमें केवाईसी नहीं है तो मुझे याद है मैंने 3-4 बार अलग अलग बैंक्स को 10-10 लाख का 20-20 लाख का फ़ाइन मैंने सजेस्ट किया था। तो फिर हमारे जो उस स्टेट के जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, रीजनल डायरेक्टर यानी कि वो जो स्टेट है उसके हेड होते हैं वो फिर अप्रूव करते हैं। तो मैंने काफ़ी बार
4-5 बैंक्स को 10-10 लाख का फ़ाइन किया था, क्योंकि उन्होंने केवाईसी में कुछ वहाँ पे लैक्यूनास रह गए थे। तो ये था एक ओवरव्यू मेरे जॉब का, जो मैं आरबीआई में अर्बन बैंक डिपार्टमेंट में रहता था, उस टाइम किया था मैंने ये। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको बाहर जाना पड़ता है 10 दिन के लिए, कभी कभी 30 डेज़ के लिए। तो फिर कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा, फिर हम रहते कहाँ थे? तो ये मेजर सिटीज़ में जहाँ जहाँ 5 स्टार होटल्स है, वहाँ पर आरबीआई का टाई अप है। जैसे मुझे याद है, मैं बड़ौदा में जाता था, उसके बाद सूरत में जाता था, या राजकोट में है, यहाँ पर 5 स्टार होटल जो थे, बड़े बड़े ताज होटल है, उनके साथ आरबीआई का टाई अप होता था, तो आपको वहाँ पर रहने को मिलता है। तो अभी मेरे पूरा जितना आरबीआई का मेरा करियर रहा, नियर अबाउट 200 दिन मैं 5 स्टार होटल में रह चुका हूँ। तो ये आपको जो लग्जरियस लाइफ चाहते हैं हर लोग कि मुझे मैं फ़्लाइट से घूमूं या फिर मुझे 5 स्टार होटल में रहना है, तो ये सारा का सारा जो है आपका विश आरबीआई में आने के बाद फुलफ़िल हो सकता है। तो ये आरबीआई का जो दूसरा एक डिपार्टमेंट के बारे में मैं आज जो बताने वाला हूँ, वो है इशू डिपार्टमेंट, और ये आरबीआई का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट में है। आरबीआई के नियर अबाउट 30 to 35% लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये क्या है, ये आपका जो काम होता है वो होता है, जैसे मान लो फ्रेश नोट है, ठीक है। फ्रेश नोट यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस से आते हैं। आपको पता है आरबीआई के प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है, जैसे नासिक में है, ठीक है, उसके बाद मैसूर में है, देवास में है, उसके बाद सालबोनी में है। तो ये 4 प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई के यहाँ पे पैसा आता है। तो आपको वो सारा मैनेज करना होता है। जैसे अगर आप ऑफिसर हो वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि कल वहाँ से मान लो ट्रेन से पैसा आ रहा है या ट्रक से आ रहा है। तो ये काम थोड़ा आपका हो गया ना, ये एक मैनुअल टाइप का काम है, काफ़ी हेक्टिक होता है, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ आर इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद डे टू डे वॉल्ट होता है, यानी कि आरबीआई के अगर ऑफिस में हम बोलते हैं ना कि जनरल पब्लिक का काम कहाँ पर होता है, तो आप आरबीआई का जैसे ऑफिस देखेंगे नागपुर में है, अलग अलग स्टेट में आपके आसपास भी होगा, तो वहाँ पर भी आप जाके जो पैसे होते हैं, जैसे मान लो सॉइल नोट्स है, वो एक्सचेंज कर सकते हैं आप, या फिर कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं वहाँ पर टैक्स भरने के लिए, उनका कुछ जो कलेक्शन होता है, तो कुछ कुछ जगह पे आपको जनरल पब्लिक से डीलिंग करनी होती है। तो ये इशू डिपार्टमेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्चुअल फिजिकल कैश के साथ यहाँ पर आपको काम करना होता है। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ से आरबीआई में पैसा आता है, फिर यहाँ से करेंसी चेस्ट है। जैसे मान लो करेंसी चेस्ट क्या होता है कि जो जैसे मान लो एसबीआई है, तो उसका एक सिटी में बड़ी सिटी है तो 2-3 करेंसी चेस्ट होते हैं, या फिर छोटी सिटी है तो यहाँ पे एक करेंसी चेस्ट होता है। वहाँ से आरबीआई से पैसा वो करेंसी चेस्ट में जाता है, और वहाँ से फिर वो अलग अलग बैंकों को और ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारा जो काम है आरबीआई से लेके करेंसी चेस्ट का, ये सारा इस डिपार्टमेंट में होता है। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि जो पुराने नोट्स होते हैं उसको क्रश किया जाता है। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे आप, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको मतलब फिज़िकल टाइप का काम करना होता है। आपको वहाँ पर दिन भर ऐसे हो सकता है कि कभी कभी आपको वहाँ पर दिन में खड़े रह के काम करना होता है। और यहाँ पर जो आप कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहाँ पर होते हैं, कि जो लोग आप कहेंगे ना कि जो ट्रक से माल आता है, बक्से में माल होता है, तो उसको उतारना, उसको चढ़वाना, बस वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना होता है, क्योंकि ये सारा आपके सुपरविज़न के अंडर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही केयरफुली काम करना होता है इस डिपार्टमेंट में। अगर कुछ गलती हो जाती है तो ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का, और छोटी भी गलती अगर एक भी अगर पैकेट आपका गया, देखो बंडल जनरली क्या होता है, 100 नोट्स है जो है उसका कहते हैं एक पैकेट, ठीक है, 1 पैकेट, एंड 10 पैकेट्स मिला के फिर आपका बनता है एक बंडल, ठीक है। एक बंडल यानी कि 1000 नोट्स, यहाँ पर होते हैं 1000 नोट्स। तो कभी मुझे याद है किसी से एक बंडल यहाँ वहाँ हो गया था। तो अगर ऐसा कुछ आपके करियर में होता है तो आगे जाके आपको प्रमोशंस में प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं या जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स हैं, उनको पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट में मिलता है। और कुछ लोग मुझे पूछते हैं, जैसे जो अभी इस साल ज्वाइन किया है उसके पहले साल वाले, सर कि हमें इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करना है, तो हम क्या रीज़न बताएं, आपको ये इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करना है तो हम ऐसे क्या रीज़न बताएं कि हमें ये डिपार्टमेंट मिलेगा नहीं। देखो एक बात समझ लो कि ये आरबीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको इसमें फर्स्ट पोस्टिंग मिलेगा या फिर सेकंड मिलेगा या थर्ड मिलेगा, आप यहाँ से भाग नहीं सकते, ठीक है। देखो अभी क्या होता है ना, स्टार्टिंग में किसी को भी
आरबीआई में जाना है। अगर आपको कि इंटरव्यू में पूछेंगे, अगर मैं आज आपको पूछूंगा कि सर अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है क्या, वो बोलेंगे सर आप मुझे कोई भी काम दे दो, मुझे बस आरबीआई में आना है। ठीक है, ये इनिशियल सब लोग कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या सोचेंगे, चलो अभी मुझे अच्छा पोस्टिंग चाहिए, अच्छा लोकेशन चाहिए। फिर लोग पूछेंगे सर मुझे मेरा होम स्टेट मिलना चाहिए, मुझे जैसे मान लो कोई पटना से पटना मिलना चाहिए, या फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद। फिर वो मिलने के बाद हम पीछे लगते हैं कि हमें अच्छा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। तो ये क्या ह्यूमन नेचर है। अभी मुझे पता है कि जैसे मुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड था, हम तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की। वो फिर बोल रहा था यार यूपीएससी में बस सिलेक्शन होना चाहिए, लास्ट भी मिल गया, लास्ट भी नंबर आ गया मेरा तो भी चलेगा, कोई ना कोई तो भी पोस्ट चाहिए। फिर बाद में सिलेक्शन हो गया, आईएएस मिल गया, अभी खुश 10 दिन खुश हो गया। उसके बाद बोला नहीं यार अभी कौन सा स्टेट मिलेगा, अगर जम्मू कश्मीर मिल गया मुझे तो कैसे होगा, नागालैंड मिलेगा तो कैसे होगा, क्योंकि ये जगह पे थोड़ा काम करना मुश्किल होता है। तो फिर ठीक है, अभी फिर मिल गया महाराष्ट्र मिल गया, मान लो होम स्टेट मिल गया। वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ पे क्या चाहिए, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नहीं चाहिए। फिर मतलब लोगों को ऐसा चाहिए कि मुझे आईएएस बनना है, मेरे स्टेट में बनना है, और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ उसी डिस्ट्रिक्ट में मुझे आईएएस बनना है। तो ऐसा नहीं होता है। आरबीआई में सिलेक्शन हो जाने के बाद हम कहते हैं ना, जो हैप्पी आपका जो हैप्पी एनवायरनमेंट जो होता है ना, बोलने के नए 9 दिन चलता है वो, उसके बाद फिर लोगों को टेंशन होने लगता है यार मुझे कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगा। तो ये डिपार्टमेंट में मैं ऐसे सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी अगर मिल गया तो अच्छा है, क्योंकि एक बार काम किया तो डबल पोस्टिंग वहाँ पे जनरली नहीं होती है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अब बहुत सारे लोग जो प्रिपेयर कर रहे होते तो 70% के आसपास लोग अनमैरिड होते हैं। तो जब तक आप अनमैरिड हो तब तक पहला डिपार्टमेंट ये कर लो यहाँ पर, उसके बाद फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते। और यहाँ पर क्या है ना, ये जो डिपार्टमेंट है ये 24 आवर्स चलता है यहाँ पर। ठीक है, 24 घंटे चलता है, ये कभी बंद नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, कुछ यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐसे है जहाँ पर आपको रात में काम करना पड़ता है, और वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलता है, 3000 पर डे। 3000 पर डे। मान लो यहाँ पे आपने काम किया ना एक महीना भर, एक तो आपको 1 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा सैलरी से अलग। ऑलरेडी आरबीआई की सैलरी 1.5 लाख के आसपास है, उससे अलग मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप कहेंगे ना जो कंडीशंस होती है काम करने की इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी होते हैं। जो हम कहते हैं ना, जो सॉइल नोट्स है उसको कट किया जाता है मशीनों में, और वो 24 घंटे काम चलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, क्योंकि वो तो हम कहते हैं ना हार्डशिप टाइप का काम है। तो जो लोग अनमैरिड है, जिनको इनिशियली थोड़ा सा पैसा कमाना है, तो वो लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए ये जो इशू डिपार्टमेंट है, इसको अगर आप सेंट्रल ऑफिस कहेंगे कि उसको करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, करेंसी मैनेजमेंट। लेकिन जो रीजनल ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर इसको कहते हैं इशू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर मैक्सिमम अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपका पोस्टिंग यहाँ पर होगा। लेकिन क्या है, इनिशियली अगर ले लिया तो अच्छा है, नहीं तो सेकंड और थर्ड जो पोस्टिंग होगा वहाँ पर तो आपको करना ही पड़ेगा। और जब तक कुछ लोग मान लो आप अनमैरिड हो तो इससे अच्छा है कि पहले ही यहाँ पर काम कर लो। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलता है, अगर आपने वो जो नाइट ड्यूटी वाला काम किया तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। ये जो डिपार्टमेंट है इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये काफ़ी मतलब प्रेफर्ड डिपार्टमेंट है। यहाँ पर डीलर नाम का एक पोस्ट होता है, इसके लिए एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डीलर यानी कि आप ऐसा कहो कि ये ट्रेजरी है। ट्रेजरी यानी कि आपके पास जो कुछ भी पैसा है आरबीआई का, वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो उससे आप हम कहते हैं ना कि आरबीआई को 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 60,000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट कहाँ से होता है, तो आरबीआई के पास जो पैसा है वो आरबीआई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट किया तो उससे रिटर्न आएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। मतलब मान लो आपने इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि कूपन के फॉर्म में इंटरेस्ट मिलेगा, जो पैसा आएगा फिर से इन्वेस्ट करने का। तो कंटिन्यूसली जो पैसा है वो रिवॉल्विंग रहना चाहिए। यानी कि आप अलग अलग, जैसे मान लो आरबीआई क्या करता है कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए ये जो डिपार्टमेंट है इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर डीलर नाम का पोजीशन होता है। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स है वो यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता है कि आरबीआई का जो पैसा है वो अलग अलग
डिपार्टमेंट में अलग अलग, जैसे मान लो ये IDMD है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है, फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, जैसे फॉरेक्स है, अगर बहुत सारा पैसा है तो फॉरेक्स मार्केट में भी RBI क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेजरी वाला काम होता है वहाँ पे जो पोजीशन उसको डीलर कहते हैं। तो ये IDMD में क्या है, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर RBI कंटिन्यूसली अलग अलग गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको फिर से इन्वेस्ट करते रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि जब आप डीलर बनोगे तो आपके पास जो चार्ज होगा, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का चार्ज होगा आपके पास, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो इन्वेस्ट करना है, और उसी से फिर RBI का प्रॉफिट होता है। फाइनली क्या, RBI का प्रॉफिट मतलब गवर्नमेंट का प्रॉफिट, वो बस नाम के लिए RBI के बुक्स में रहेगा। उसके बाद RBI का जितना प्रॉफिट होता है, मान लो 50,000 करोड़ रुपीज़ हो गया, तो सारा का सारा वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट 100% ओनर है RBI का, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा मिल जाता है, वो पैसा मिलने के बाद फिर से इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो कंटिन्यूसली इनका काम है इन्वेस्ट करने का। तो ये मेरा जो फ्रेंड है जो RBI में काम करता है उसने मुझे इतना बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्चुअली काम नहीं किया है, इसलिए मुझे डायरेक्ट इस डिपार्टमेंट के वर्किंग जॉब प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे उसने जो बताया वो मैंने आपको यहाँ पर कन्वे किया है। अभी उसके बाद एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, रिसेंटली ये क्रिएट किया है। जैसे मान लो RBI का कोई एक रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, या सुपरविजन है, या फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर जितनी सारी जो केसेस होते हैं वायलेशन के, वहाँ पर फिर ये डिपार्टमेंट क्या करता है, वहाँ से जो फाइन है या पेनल्टी है वो लगाता है। जैसे मान लो INFS केस है, तो इनिशियली क्या है कि कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, उसमें कुछ फाइंडिंग्स आते हैं, तो वो बैंकों को बताया जाता है, फिर बैंक उस पर उनका आप कहें क्लैरिफिकेशन देगा। तो अगर कुछ चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन RBI एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पर फ़ाइन नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ जहाँ वायलेशन हुए हैं वहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनको पेनल्टी की एक्शन वहाँ पर रेज करता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। मेरे टाइप में आई थिंक ये नहीं था, रिसेंटली क्रिएट हुआ डिपार्टमेंट है। तो अब देखिए मेजर जो आपका जो काम है ना, वो है आप इसको कहेंगे कि करस्पॉन्डेंस करने का काम है, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, जैसे इशू डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट है वहाँ पर ऑफिस जो नेचर है आपका वो मोस्टली है करस्पॉन्डेंस। यहाँ पर आपको लेटर सेंड करना है, लेटर रिसीव करना है, उसके आंसर्स देना है, उसके बाद ऑफिस नोट बनानी है। तो इसलिए आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप धीरे धीरे सीखेंगे। कुछ लोगों को ये सुन के डर लग सकता है, तो हिंदी में भी करस्पॉन्डेंस होता है, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपको भी पता होगा, जो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो एक पार्लियामेंट का कमेटी होता है, वो ऑडिट करता है, कभी कभी विजिट के लिए आता है, एंड वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हिंदी कम्युनिकेशन के लिए वो चेक करने होते हैं। तो कभी कभी हम नाम के लिए बस एक ऊपर पेज लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को रियली अच्छा हिंदी आता है, तो वैसे तो हिंदी डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली, लेकिन अगर आपको कुछ हिंदी स्पेसिफिकली आता है अच्छा लिखना, तो आपको वो एडवांटेज मिल सकता है कि ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी नहीं आता है, तो रेडीमेड लेटर रहता है, बस उस पर साइन करके वो भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको हम कहते हैं ना ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको स्ट्रिक्ट बॉस मिला और वो उन्होंने देखा कि आपके यहाँ पे बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आपको थोड़ी डांट खानी पड़ सकती है। इसीलिए क्योंकि RBI का मेजर कोई भी डिपार्टमेंट में काम यही है कि आपको लेटर्स लिखने हैं। और ये आपके क्या होता है, देखो RBI का रेपुटेशन आपको पता है, RBI रेपुटेशन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। क्योंकि अगर RBI का ऑफिसर, आप अगर मैनेजर हो और आप लेटर सेंड कर रहे हो मान लो पंजाब नेशनल बैंक को, SBI को, और उस लेटर में वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रही, तो वो बैंक वाले कहेंगे कि यार वो RBI का रेपुटेशन पे आ जाता है। वो कहेंगे यार इनको इतनी सी बात नहीं पता, ये ग्रामर रूल नहीं पता, तो वो RBI का इमेज बन जाता है। इट्स नॉट योर इमेज, इट्स RBI's इमेज। इसलिए RBI में कोई भी काम करने वाला, अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव, उनको पूछिए कि ये जो ऑफिस नोट है इसको RBI में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जो जैसे मान लो अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाना है तो वो ऑफिस नोट टॉप लेवल पे जाती है, और फिर CGM लेवल के लोग, कभी कभी ED लेवल के लोग भी उसको देखते हैं, अगर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो, ठीक है। तो इसीलिए मेजर जो जॉब प्रोफाइल है मैंने आपको बता दिया है, ये जनरल नेचर है, और उस डिपार्टमेंट के हिसाब से उसका नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
उस टाइप का। जैसे मान लो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में काम कर रहे तो आपके जो लेटर्स रहेंगे वो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड होंगे। अगर आप बैंकिंग में काम करें तो आपके लेटर उसका सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ ओवरऑल जो नेचर है वो इसी टाइप का रहेगा। आपको ऑफिस नोट बनाना है, आपको लेटर्स लिखने हैं। और अगर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे मैंने इशू डिपार्टमेंट एक्सप्लेन किया या फिर मेरा अर्बन बैंक डिपार्टमेंट एक्सप्लेन किया, वहाँ पर आपको फील्ड पे भी जाना पड़ता है। अभी देखो ये इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको सबको बतानी थी कि ये ixamBee में हम 3 लोग हैं कि जो डायरेक्टली आरबीआई से आए हैं। एक तो मैं हूँ, मैं मैनेजर था आरबीआई में। उसके बाद सीपी जोशी सर थे, वो एजीएम थे। और ये डॉक्टर संजीव शर्मा, ये टॉप लेवल के यानी कि एफ ग्रेड के यानी चीफ जनरल मैनेजर और ये रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, आरबीआई में। तो पूरे अगर आप देखेंगे हमारा जो एजुकेशन हम कहते हैं ना मेंटरिंग का जो मार्केट है, उसमें वी आर द ओनली वन हु हैज़ ऑल द टॉप लेवल ऑफिसर्स, ठीक है। जैसे मैं मैनेजर था, सीपी जोशी सर एजीएम थे और सर सीजीएम और एफ ग्रेड के ऑफिसर रह चुके हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर नाबार्ड के सीपी मोहन सर भी है, वो भी नाबार्ड में सीजीएम रह चुके हैं, ठीक है, नाबार्ड में सीजीएम रह चुके हैं। ये है चंद्रप्रकाश जोशी सर और ये मैं हूँ, ठीक है। तो सर ने आईएसबी, आपको पता होगा आईएसबी काफ़ी टॉप कॉलेज है पूरे इंडिया का और बाहर भी काफ़ी इसका नाम है। तो सर ने इस बैंक में काम किया है, उसके बाद आरबीआई में एजीएम थे, उसके बाद आईएसबी से एमबीए किया है। ये मेरा प्रोफाइल है, मैं पिछले 10 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो पूरे मार्केट में हमारा ऐसा सिंगल इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पर आरबीआई एक्स आरबीआई ऑफिसर्स है, नाबार्ड के ऑफिसर्स है, सीबी के भी ऑफिसर्स हमारे यहाँ पे। तो और ऐसा नहीं है सिर्फ नाम के लिए है, वी एक्चुअली टेक लेक्चर्स। हम इंटरव्यू यहाँ पर लेते हैं, लोगों का भी इंटरव्यू चल रहा है सीबी का। उसके बाद शर्मा जी इंग्लिश के लेक्चर्स लेते हैं, सीपी जोशी सर लेते हैं, मैं भी पूरा ईएसआई और फाइनेंस पढ़ाता हूँ। और अभी आपके लिए हमारा ये स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, इसका नाम है SRCP25। SRCP का मतलब है मैं हूँ सुशील रगड़े, यह है चंद्रप्रकाश जोशी सर, और 25% डिस्काउंट, क्योंकि रिसेंटली मैंने ixamBee ज्वाइन किया है। तो अभी हमारी जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है। और मैंने आपको जितना सारा अभी इन्फॉर्मेशन बताया आरबीआई के बारे में, अगर आपको रियली लगता है कि इतना जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में अगर आपको काम करना है तो आपको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करना है तो आप कर भी सकते हैं, आपको कुछ मेंटर अगर मिलता है तो। और अगर आपको कुछ कोर्स ज्वाइन करना है तो यू कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग अवर कोर्स। और आपके जो कुछ भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ दिन में बनाऊँगा कि आरबीआई की सैलरी कितनी है और कौन कौन से यहाँ पर पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है। आपको एजुकेशन के लिए जाना है फॉरेन में, ठीक है, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आरबीआई में हैं। तो आप इस जॉब के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।